नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात में तरह तरह की मुसीबतें झेलकर वे फसल उगाते हैं। पूरे वर्ष खेत जोतते हैं, बीज बोने और फसल उगाने में व्यस्त रहता है किसान। उनकी उन्नति में ही देश की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की फसल में हानिकारक कीटों की करें समय पर रोकथाम। गर्मियों में करें खेत की गहरी जुताई और करें कीट रोगों का नियंत्रण। टमाटर की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन कभी कभी हानिकारक कीटों के प्रकोप के चलते किसानों को इस फसल से खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते इन हानिकारक कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय साबौर, जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN रॉय से। टमाटर के फली छेदक एवं अन्य कीट के संबंध में बताने जा रहा हूँ। इस समय टमाटर पर फली छेदक का आक्रमण ज़्यादा होता है। फली छेदक यह कीड़ा बहुत ही लंबा और मटमैले एवं हरे रंग का कीड़ा होता है। कीटों में जो कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है फल छेदक। इस कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आक्रमण ज़्यादा होता है कि अभी मौसम बारिश हो जाने से फेवरेबल हो गया है। इसमें मल्टीप्लिकेशन या एग लेइंग कैपेसिटी बढ़ती है और लार्वा एग से लार्वा होकर वो तुरंत ही लार्वा फली पर आक्रमण करता है, जिसे छेद कर देता है और अंदर ही अंदर खा जाता है। जिसे छेद हो जाने से सभी टमाटर जो है गल जाते हैं या उसमें सड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा कंजम्पशन लायक टमाटर नहीं रह पाता। ये अधिकतर जो है एक फल से दूसरे फल पर मूवमेंट करते रहता है, जिससे कि हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। यह कीड़े जो है इसका आक्रमण जो है ज़्यादा हमारे फली लार्वा ही करता है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। इसके एडल्ट एवं एग या प्यूपा नुकसान नहीं करते हैं। प्यूपा जो है नीचे सॉइल में पुपेट करता है और फिर एडल्ट इमर्ज होता है। एडल्ट से एग लेइंग होती है। एग ही हमारा लीफ पर या अन्य जगह पत्तियों पर के नीचे या पत्तियों पर ही अंडा देता है, जिससे कि लार्वा उत्पन्न होता है और लार्वा जो है उसको फीड करता है। ये कीड़े बहुत ही नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसके निदान के लिए यदि इनिशियल स्टेज या जब शुरू लगा रहे हैं तो उस समय हम लोग केमिकल दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतर जो है फली जब आ रहा है उस समय केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जैसे कि हम लोग शुरू में यदि कर रहे हैं केमिकल, तो उस समय एक दवा आती है ट्राइजोफॉस या प्रोफेनोफॉस। दोनों में से कोई एक अल्टरनेट जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि फलवार की स्थिति में है तब उस समय एजाडायरेक्टिन 4 ml 1 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करेंगे तो उसे जो है हमारा फली छेदक का आक्रमण नहीं के बराबर हो। यदि इससे नहीं आक्रमण नहीं रुक रहा है तभी हम केमिकल प्रोफेनोफॉस या ट्राइजोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 या 2 बार ही छिड़काव करें और छिड़काव करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो पका हुआ फल है उसको निकाल लें, तभी हम केमिकल का इस्तेमाल करें। अदरवाइज बायोपेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल करें। यदि पॉट बोरर का आक्रमण होता है तो हम लोग NPV का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बायोपेस्टिसाइड है उसमें 250 LE प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप घोल बनाकर उसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि पॉट बोरर का आक्रमण या पॉट फली छेदक का आक्रमण जो है
नहीं के बराबर होगा। दूसरा का आता है व्हाइट फ्लाई। ये व्हाइट फ्लाई जो है ये कीड़े को जो है पत्तियों को रस चूसता है और ये वायरस ज़्यादा फैलाता है। तो जिसे वायरस फैलाएगा तो उसमें पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, जिससे कि हमारा नुकसान ज़्यादा होने लगता है। इस तरह के जब आक्रमण फील्ड में दिखाई पड़े, 1-2 पौधे दिखाई पड़े, तो उसको निकालकर ज़मीन में कहीं गाड़ देना चाहिए या निकालकर बाहर जला देना चाहिए। यदि उससे नहीं रुक रहा है तभी हम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में या थायोमिथोक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 या 2 बार शुरू की अवस्था में ही हम लोग, जब फल ही नहीं आ रहा है उसी समय छिड़काव करना लाभप्रद होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। किसान भाइयों, खेती में जुताई एक प्रमुख काम है और बार बार जुताई करते रहने से खेत की मिट्टी के नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जिससे मिट्टी की वायु संचार और जल धारण क्षमता कम हो जाती है। साथ ही ऐसे खेतों में कीट, बीमारियों के आश्रय स्थल भी बन जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करें, आइए जानते हैं RAU पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता शैलेश कुमार से। समसामयिक सवाल आपने पूछा है। अभी रबी फसलों की कटाई चल रही है, बल्कि आने वाले सप्ताह 10 दिन में जो गेहूं हमारे हैं वो भी कट जाएंगे। किसानों को ये बार बार सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद अपनी खेत की एक बार गहरी जुताई अवश्य कर लें। होता ये है कि साल भर उस खेत में हमने 3 या 4 फसल ली हुई होती है और उसमें बहुत सारे रासायनिक खाद हुए या फिर रासायनिक दवा का प्रयोग होता है, जिसके कारण जिस जगह पर जड़ होते हैं खेती के फसलों के, उस जगह पर बहुत सारे जहरीले तत्व और कीड़े वगैरह अपना घर बनाते हैं। उनसे निजात पाने के लिए रबी के फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई की अनुशंसा की जाती है। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। इस गहरी जुताई के लिए 2 तरह के हल उपलब्ध हैं। एक तो मोल्ड बॉल प्लाऊ है, दूसरा डिस्क प्लाऊ है। इस दोनों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इन दोनों का काम ये है कि नीचे से मिट्टी को काट करके वो उसको पलट देता है। कहने का मतलब जहां आपका जड़ क्षेत्र था वो ऊपर आ जाता है और अभी मार्च अप्रैल की जो तेज धूप होती है उसमें उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में इसको सोलराइजेशन कहते हैं। इससे होता क्या है कि जड़ क्षेत्र के पास जो भी जहरीले तत्व हैं या कीड़े मकोड़ों की कॉलोनी होती है या उनके अंडे होते हैं, अपने समस्तीपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें या पूरे उत्तर बिहार की बात करें तो अपनी मिट्टी में दीमक का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उनके अंडे होते हैं वो धूप की तेज रोशनी में वो नष्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो खरपतवार के जो बीज नीचे पड़े होते हैं वो भी निष्क्रिय होते हैं, जिससे कि आने वाले खरीफ के मौसम में जो मिट्टी हम उपयोग में ला रहे हैं वो इन चीज़ों से मुक्त रहे। तो ये बिना किसी रसायन के प्रयोग से केवल धूप की तेज रोशनी से अपने मिट्टी को पुनः स्वस्थ करने का एक बहुत ही आसान सरल तरीका है। केवल इसमें उन हलों का आप प्रयोग करें जो मिट्टी पलट सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मोल्ड बॉल प्लाऊ और डिस्क प्लाऊ। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने पर 1 वर्षीय खरपतवारों के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता को खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार।
वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसका प्रयोग भी, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कितने अंतराल के बाद करें, हर साल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपका खेत का समतलीपन बिगड़ता है तो हर साल इसकी सलाह नहीं दी जाती है, बल्कि एक साल बीच करके आप इसका प्रयोग करें। और इसके बाद जब वो मट्टी पलट हो गई, धूप की रोशनी भी उस पर लग गई, तो निश्चित रूप से इसमें हरी खाद का समावेश होना जरूरी है। इसलिए धान की फसल लेने से पहले इसमें आप ढैंचा को लें और उसको सही समय पर जो भी निर्देश दिया जाता है पुनः आप मट्टी में उसको पलट दें, जिससे कि आपकी बिल्कुल स्वस्थ मिट्टी तैयार मिलेगी। आने वाले एक साल के अंदर आप धान लेते हैं, फिर रबी आएगा तो आप उसमें सब्जी लेंगे या गेहूं लेंगे या कोई और फसल लेंगे, तो मट्टी जनित जो भी आपकी समस्या है कीट व्याधि की या बहुत हद तक जो खरपतवार की समस्या है, उससे आप प्राकृतिक रूप से निजात पा सकेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि अंतिम 2 दिनों यानी कि 27 से 29 अप्रैल में बादल छाए रहेंगे और कहीं छुटमुट तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जो किसान भाई अदरक और हल्दी की खेती करना चाहते हैं वे संभावित वर्षा का लाभ उठाते हुए खेत की तैयारी करें और बुआई के लिए बीज का प्रबंधन कर लें। गर्माधान खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें। गेहूं जो किसान भाई फसल को काट चुके हैं वे काटे गई फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही अनाज भंडारण के पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। संभावित वर्षा के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। कहीं कहीं लत्तेदार सब्जियां जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ, झींगी के लत के साथ साथ बोदी, फ्रेंच बीन, बैंगन, भिंडी इत्यादि फसल में पत्तियों के साथ साथ पौधे भी सूख रहे हैं। इसका कारण लाल मकड़ी का इन पर आक्रमण है। इससे बचाव के लिए बरूथीनाशी कीटनाशी दवा डाइकोफॉल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आक्रमण होते ही 1 सप्ताह के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार शाम के समय साफ मौसम देखते हुए ही करें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा है उन खेतों में पौधों के सूखने का कारण दीमक भी हो सकता है। दीमक को नियंत्रित करने के लिए क्लोरापाइरिफास तरल कीटनाशी 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव पौधों के जड़ के आसपास मिट्टी को पूर्णतः भिगोते हुए करें। तना की मक्खी के कारण ही लत्तेदार सब्जियों के पौधे सूखने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ट्राइजोफास या मेटासिस्टास्क दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार दूसरा छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। फल वृक्ष आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। पशुधन ताप में बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। अगर मवेशियों में लू लग गया है तो पीड़ित मवेशी को तुरंत उपचार कर दें। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं, सिर और नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें और आवश्यकता पड़ने पर एफिल दवा की सुई लगवाएं। गर्मी के मौसम में विभिन्न पालतू जानवरों को गर्मी से बचाकर रखें और जानवर के घर के खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें और इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके और जानवरों को राहत मिल सके। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ
और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। संभावित वर्षा के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद रहे तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूदा खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोहगरा, जिला कटिहार के कृषक जोगेंद्र पाल ने। यह दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या एवं उसके निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जोगेंद्र पाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, समस्या है कि पशु गर्भ नहीं रख रहे हैं। गर्भ नहीं रखने के कारण बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण कि गर्भ रखने में समस्या हो रही है पशुओं को। पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं में बांझपन एक बड़ी समस्या है और हमारे पशुपालक यह समझ नहीं पाते कि यह समस्या किस कारण से होती है। यह समस्या अधिकतर पशुपालकों के द्वारा देखरेख के अभाव में होती है। साथ ही इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस समस्या के कारणों को। लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम समय पर उसका गर्भाधान कराएं, यानी समय पे सीमेंट डलवाएं। समय पे यदि सीमेंट डलवाएंगे आप तो गर्भधान रखने में सहायता मिलेगी, जल्दी आपकी गाय गर्भ रखेगी। तो इसमें समय पे गर्भ रखवाने के लिए सबसे बड़ी आपको पहल जो करनी पड़ेगी उसमें कि किसान भाई आपको जानने की ज़रूरत है कि कब मेरी गाय गर्मी में आई। जब गर्मी में आने की पहचान हो जाएगी तभी आप समय पर गर्भाधान करवा सकते हैं। क्योंकि जो लक्षण जो गर्मी में आने के हैं वो आपको पकड़ने हैं, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पकड़ने हैं, आपको इसकी जानकारी रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे नॉर्मली तो सभी लोग जानते हैं कि गाय जब गर्मी में आ रही है तो क्या करता है, वो आवाज़ करती है, आवाज़ रेगुलर आवाज़ करने लगती है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि गाय गर्मी में आ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसी गाय होती है जो कि गर्मी में आने के बाद भी आवाज़ नहीं करती है, या बहुत गर्मी का मौसम हो और थोड़ा सा दूसरे तरह का मौसम हो तो भी गाय क्या है गर्मी में आने के बाद भी वो आवाज़ नहीं करती है। तो इसके लिए बहुत सारे लक्षण और हैं। जैसे कि दूसरे लक्षण ये मुख्य रूप से आते हैं कि उसके पेशाब के रास्ते से निगार निकलना। निगार निकलना का मतलब होता है कि पानी के जैसा, पानी से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा तरल पदार्थ निकलेगी, वो एकदम पानी के जैसा ही साफ रहेगा। ये यदि निकल रही है तो समझ जाइएगा कि आपकी गाय गर्मी में आ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि समय पर नहीं देख पाते हैं तो निगार निकलते हुए नहीं दिखती है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उसके पूँछ में या पूँछ के बगल में या पेशाब के रास्ते पर आप देखेंगे कि कुछ चिपचिपा जैसा पदार्थ लगा हुआ है, तब भी आप समझ जा सकते हैं कि मेरी गाय गर्मी में आ गई। पशु का क्या होता है, जो पेशाब का रास्ता होता है वो भी देखिएगा बाहर में थोड़ा सा फूला हुआ नजर आएगा। यदि बार बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पहले नॉर्मल रहती थी, अभी फूला हुआ है। उसको थोड़ा सा हटा के उसको अंदर की चमड़ी आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे पहले से ज़्यादा लालीपन लिए हुए रहेगी। इसके बाद कुछ बाहरी लक्षण और दिखते हैं कि पशु क्या बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहेगी गाय। उसके बाद इसके कान दोनों खड़े रहेंगे, तो भी आप समझ सकते हैं कि मेरी पशु अभी गर्मी में है। इसके बाद और लक्षण जो होते हैं, रुक रुक कर तुरंत पेशाब करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पेशाब करेंगे लेकिन फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा बार पेशाब करेगी। इसके पैखाने भी पतले हो जाते हैं। जब पशु गर्मी में रहती है तो पैखाना 1-2 दिन के लिए पतला करने लगती है। फिर पशु खाना कम कर देती है। जब पशु गर्मी में आएगी आपकी तो देखिएगा जितना खाना खा रही है तो 1-2 दिन एकाएक खाना उस पशु की कम हो जाएगी। और इसके बाद दूध उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है, दूध उत्पादन भी कम हो जाती है। कभी कभी तो कुछ पशु में 50% तक दूध में कमी की संभावना देखी गई। इसके बाद पशु का क्या होता है कि पूँछ जो रहता है वो थोड़ा सा उठा हुआ टाइप पर रहेगा, और पूँछ जहाँ शरीर में लगी रहती है उसके जस्ट आगे देखेंगे आप तो थोड़ा सा उसके मांस में कुछ मूवमेंट टाइप पर आपको दिखाई देगी। तो ये सब महत्वपूर्ण लक्षण है जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि मेरी पशु
गर्मी में है अभी 10-15 के ग्रुप में रख रहे हैं, 2-4 के ग्रुप में भी आपकी गाय है, तो सबसे बड़े लक्षण जो दिखते हैं कि गाय क्या करेगी, दूसरे गाय पर चढ़ना चाहेगी, माउंटिंग करना चाहेगी। तो यदि माउंटिंग कर रही है तो समझ जाइए कि वो गाय आपकी गर्मी में आ गई है। और दूसरा माउंटिंग भी करती है, और दूसरा लक्षण ये भी दिखती है कि गाय यदि वो खड़ी है, दूसरी गाय माउंटिंग करना चाह रही है और खड़ी वाली गाय एकदम खड़ी रहती है, तो समझ जाइए कि वो गाय जो खड़ी रह रही है वो भी गर्मी में है। इसी को स्टैंडिंग हीट कहते हैं। वो सबसे अच्छी गर्मी में आने का लक्षण होता है। पशुपालक भाई ये जान लें कि यदि आपके पास गाय है, अभी गर्मी में आई है, तो इसको 24 से 30 घंटे में करवाई जाती है। यदि सुबह गर्मी में आई है तो 24 घंटे बाद, मतलब कल सुबह आप इसको गर्भाधान करवा सकते हैं। यानी 24 से 30 घंटे के बाद करवा लेनी है। 24 घंटे से पहले भी करवाएंगे या 30 घंटे के बाद करवाते हैं तो भी गर्भ रहने की संभावना कम हो जाएगी। यही चीज़ यदि आप किसी साढ़ से गर्भाधान करवाना चाह रहे हैं तब आपको जल्दी करवानी पड़ेगी, यानी 20 घंटे के बाद ही। यानी सुबह यदि गर्मी में आई है आपकी गाय तो शाम में ही गर्भाधान करवा सकते हैं यदि आप साढ़ के द्वारा करवा रहे हैं तब। यदि आप सुई के द्वारा करवा रहे हैं तब आपको आज सुबह है तो कल सुबह करवानी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई गाय ऐसी है, गाय नहीं कह सकते, बाछी कह सकते हैं, ऐसी बाछी है जो कि आज तक बच्चा नहीं दी, पहली बार गाभिन होने जा रही है, तो उसमें आप यदि सुबह में वो गर्मी में आई है तो आप शाम में उसका गर्भाधान करवा सकते। भैंस अभी गर्मी में आई है तो उसको 20 से 24 घंटे के बीच में उसको गर्भाधान करवाई जाती है। तो आप जल्दी, जितना जल्दी गाय को पकड़ लेंगे कि मेरी गाय गर्मी में आ गई है, उतना सफल होने की संभावना बनती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। संतुलित खादों के प्रयोग हेतु जरूर कराएं मिट्टी का परीक्षण। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करके एक सफल किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।